जोहार। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड की में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे इस वीडियो में जो जेएसएससी सीजीएल के लिए जो लैंग्वेज पेपर जो खोटा चूज किए हैं उन लोगों को आखिरी गीत बुक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। उससे संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस आखिरी गीत के बुक के लिखवैया कौन है और आखिरी बुक जो संग्रह है, जो बुक संग्रह है वो किस तरह का है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है या नाटक संग्रह है। इससे संबंधित इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि आखिर बुक के जो लिखवैया हैं श्रीनिवास पानूरी जी, इसका परिचय, इनका जन्म कब हुआ था और इनके जो उपाधि दिया गया है कौन से लेखक, खोटा लेखक द्वारा दिया गया है और इसका बुक प्रकाशन जो हुआ है कहाँ से हुआ है और इसका सहयोग किसने किया था, इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और जो इसमें जो आखिरी गीत है वो टोटल 72 कविताएं हैं और ये 72 कविताएं को टोटल बारीकी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक दिन में लगभग 5 कविताएं को हम एक वीडियो में कवर कर पाएँ। हो सके जो भी हिंदी माध्यम से इसे हम तो ये ज्ञाता नहीं कर सकते हैं कि इसका खोटा को पूरे बारीकी से हिंदी कर पाएँ, लेकिन जहाँ तक हो इसका सारांश हमने अनुवाद करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इसे आप भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी जो कुछ गलतियाँ हो उसे इंडिकेट कीजिएगा ताकि उसे सुधार कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आखिरी गीत है के लिखवैया हैं श्रीनिवास पानूरी जी जो हैं उनका परिचय के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज, जो पार्ट बाय पार्ट जो कविता है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कविता का पार्ट है आज हमार गीतक देश है, इसे स्टार्ट करने से पहले इसके जो लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी जी, इनका जन्म स्थान और इनके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादातर देखिए आखिरी गीत से क्वेश्चन 72 कविताएं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे इसका जो लिखवैया है और इसका प्रथम पार्ट कौन लागे, अंतिम पार्ट है कौन लागे, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे से सीजल के अंतर्गत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके परिचय, इसके जो लिखवैया है उसका परिचय के बारे में, उसका परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग बारीकी से चैप्टर बाय पार्ट बाय पार्ट जो है इसका कविता को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं श्रीनिवास पानूरी की जो परिचय है उसके बारे में। देखिए यहाँ हमने कुछ श्रीनिवास पानूरी जी के जो परिचय है उसको शॉर्ट हैंड यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, इसे आप पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए आखिरी गीत जो बुक है वो 1964 में लॉन्च किया गया था, 1964 से ये प्रकाशित किया गया है और इनका जो लिखवैया है आखिरी गीत के बुक के जो लिखवैया हैं वो श्रीनिवास पानूरी जी हैं। इनका जन्म जो होता है 25 दिसंबर 1920 को होता है। ठीक है, और 25 दिसंबर को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु, श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को होता है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है श्रीनिवास पानूरी का वो बरवड्डा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ तक समझें कि इनका जन्म स्थल बरवड्डा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इनका जन्मदिन जो है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, जो 25 दिसंबर को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका मृत्यु होता है 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, इनके पिता का जो नाम है शालिग्राम पानूरी है, मायक नाम जो लागे वो दुखनी देवी लागे। ठीक है, माँ का नाम श्रीनिवास पानूरी की माँ का नाम जो है वो दुखनी देवी है और इनकी पत्नी का नाम कर लागे मूर्ति देवी। ठीक है, और इनका जो प्रमुख रचना है, इन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ बुकें को रचे हैं, लिखे हुए हैं, उसमें से बाल किरण है और दिव्य ज्योति, मेघदूत, राम कथामृत, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण और कुशवी। ठीक है, जो कि उद्वासल कर्ण और चाभी काठी ये नाटक भाग के अंतर्गत नाटक संग्रह है। उद्वासल कर्ण, चाभी काठी ये नाटक संग्रह है, बाल किरण, दिव्य ज्योति ये सब कविता संग्रह है। ठीक है,
और अभी जो हम लोग आखिर गीत बुक पढ़ना पड़ रहा है, साथ में आखिर गीत जो सो ये भी एक कविता संग्रह है, जो ये सारे बुक के रचयिता हैं श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बुक का जो प्रकाशन होता है वो पृथ्वी प्रकाशन विद्या विहार रोहतक रोड न्यू दिल्ली से प्रकाशन होता है। आखिर गीत का प्रकाशन जो होता है वो पृथ्वी प्रकाशन विद्या विहार रोहतक रोड न्यू दिल्ली में प्रकाशन होता है। और ये प्रकाशन करने में मदद जो करते हैं वो नारायण दादा हैं, जो ये भी धनबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका पहुंच था। और जब श्रीनिवास पानूरी जी नारायण दादा से जाके मिलते हैं, वो अपने बुक का परिचय देते हैं कि हमने इस कविता में अपने झारखंड की जो धरोहर है, झारखंड की जो जंगल झाड़ मिट्टियाँ हैं, उससे संबंधित उस कविता में बखान करते हैं। उसके परिचय देते हुए नारायण दादा के पास जाते हैं, तो इन्होंने दिल्ली की ओर लेकर चलते हैं, जहाँ पे इनका ये बुक का प्रकाशन करने में मदद करते हैं। फिर जो ये बुक तो प्रकाशन हो गया, लेकिन झारखंड के हर कोने कोने में इसका वितरण करने का काम जो है झारखंड झरोखा जो रांची में स्थित दुकान है, ठीक है, उनके माध्यम से हर जगह कोने कोने में झारखंड के में प्रकाशन किया गया है, फैलाया गया है। अब जान लेते हैं कि जो श्रीनिवास पानूरी जी हैं उनका कुछ यहाँ पे उपाधि दिया गया है, कुछ उपाधि प्राप्त किया गया है, ठीक है, उनके द्वारा। और कौन से खोटे राइटर लोग इन्हें क्या उपाधि दिए हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए खोटा का टाइगर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का टाइगर कहा जाता है। और ये उपाधि देने वाले थे डॉक्टर चतुर्भुज साहू थे। ठीक है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो थे वो श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का टाइगर कहे थे। ठीक है, उसके बाद खोटा का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है, तो श्रीनिवास पानूरी जी को। और ये प्रथम बार जो उपाधि दिए थे वो पंडित रामदयाल पांडे ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद है खोटा का जो विश्व पितामह कहा गया था वो विश्वनाथ दशौंधी राज के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो खोटा का टाइगर कहा गया है वो चतुर्भुज साहू के द्वारा कहा गया था पहली बार। और खोटा का वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा कहा गया था। और खोटा का जो विश्व में पितामह की उपाधि दिए थे वो विश्वनाथ दशौंधी राज थे। जो विश्वनाथ दशौंधी राज ये भी खोटा का महान ज्ञाता है, जो लेखक हैं अजगर नाटक का जो अजगर बुक है, ठीक है, नाटक संग्रह का, उसी का ये लेखक है विश्वनाथ दशौंधी राज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका पार्ट बाय पार्ट जो कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है उसके बारे में। उम्मीद है कि आप ये डिटेल्स जो हमने शॉर्ट नोट्स किया है इसे समझ पाए होंगे, और समझ नहीं आए तो इसे फिर से वीडियो आप देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ये PDF सहित अपलोड कर दिया जाएगा। या फिर जो आप सक्षम हैं तो 8809640185 ये व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से व्हाट्सअप करेंगे। ये टोटल का PDF जो आखिर गीत का बुक का PDF है वो हम यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, आप इसे में हाई करके सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब जो कविता संग्रह है उसके बारे में। तो हमने आखिर गीत का जो लेखकिया हैं श्रीनिवास पानूरी जी, उनका पूरा परिचय हमने जान लिया। और अब हम चलबे जे कविता संग्रह है और पार्ट बाय पार्ट हमने जानब। सबसे पहले देखिए कि आखिर गीत के बुक के रचयिता कौन लगे, तो श्रीनिवास पानूरी जी है। आखिर गीत के बुक के प्रथम पाठ है कौन लागे, तो हाँ आज हमारा गीतक देश है ये है। और आखिर गीत के बुक के अंतिम पाठ जो लागे, अंतिम पाठ है विधवा। ठीक है, ये विधवा, ये जो सो कविता संग्रह नहीं है, ये संक्षिप्त एक विवरण किया गया है छनिका के बारे में, लेकिन विधवा जो है सबसे अंतिम पाठ है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये पूछे गए हैं। ठीक है, कि पहला पाठ जो है आज हमार गीतक देश से है और अंतिम पाठ जो है विधवा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पाठ है आज हमार गीतक देश है, देखिए
यहाँ पे जो आज हमारे गीतक देश है, इसको आप अनुवाद, हिंदी अनुवाद करके समझने को कोशिश कीजिएगा। सेल्फ से कुछ न कुछ यहाँ पे सारांश हम बताने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो कोशिश करेंगे कि कुछ एक्यूरेसी दे पाएँ इसमें, और उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे और कुछ पॉइंट्स भी आप नोट कर पाएंगे। जैसे कि इसका खोटा का जो वर्ड का जो अनुवाद है, उसमें कुछ हम यहाँ पे हिट कर बताए दिया करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे गीतक देश है, इसमें जो है कवि जो व्याख्यान करते हैं वो अपने झारखंड की धरोहर, झारखंड की संस्कृति के अंतर्गत एक प्रेम प्रसंग की कहानी को बताते हैं, जो आगे पढ़ने को मिलेगा। प्रेम प्रसंग की कहानी को बताते हैं, और इसमें एक प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, इसमें एक दूसरे को वियोग में किस तरह से एक प्राण छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे ये जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए, तो आज हमारे गीतक देश है, आज हमारे गीतक देश है, फुटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते, लटकल अलीकुल। तो इसका कुछ हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए, फुटल का मतलब होता है खिलना, ठीक है, फुटल का मतलब होता है खिलना, और सुधे का मतलब होता है सिर्फ, सुधे का मतलब हो गया सिर्फ, और फूल तो फूल ही होता है। डारी डारी पाते पाते मतलब डारी डारी मतलब हर तरफ, ठीक है, हर तरफ, डारी डारी मतलब हर तरफ हो गया। अलिकुल मतलब होता है भौरों की भांति, भौरों का झुंड, ठीक है, भौरों का झुंड होता है। लटकल मतलब लटका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समझे कि आज हमार गीतक देश है, फुटल सुंधे फूल, डारी डारी पाते पाते, लटकल अलीकुल। इसका मतलब कवि यहाँ पे जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि आज हमारे गीतक देश में, आज हमारे जो झारखंड की संस्कृति है उसमें खिलल सुधे फूल मतलब एक फूल सा खिला हुआ है, एक लोगों को जानने की जागृति इच्छा हुआ है। डारी डारी पाते पाते, लटकल अलीकुल, जो कि हर जगह एक भौरों की भांति, प्रेमी प्रेमिका का एक भौरों की भांति जो है प्रेमी प्रेमिका का एक मनोरंजक यहाँ दृश्य बताया गया है, जो कि कवि गीते के माध्यम से यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप इसका हिंदी समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। संघन मजरल आमे गाछे करे छहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजक आह्वान। देखिए, मंजरल मतलब जो आम का मंजर होता है, सघन मतलब होता है घना, ठीक है, सघन मतलब हो गया घना, और गाछे मतलब गाछ हो गया, पेड़ हो गया, छाहुर मतलब जो छाया होता है, ठीक है, कोकिल मतलब जो कोयल, ठीक है, कोकिल मतलब कोयल हो गया, और कुहू कुहू डाके मतलब होता है बोलना, डाके मीन्स हो गया बोलना, और ऋतु मतलब एक ऋतु की चर्चा किया गया। राजे मतलब हो गया बसंत, ठीक है, बसंत। आह्वान मतलब बुलाती है, क्या हो गया। तो इसका हिंदी करेंगे। सघन मजरल आमे गाछ करे छहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे आह्वान। सघन, जब आम के पेड़ में मंजर आ जाती है तो वो घनेदार छायादार, और वो छाया जो सो दान करती है। कोकिल कुहू कुहू डाके, और उस पर चढ़ करके उसकी सौंदर्यता को देख करके कोयले जो सो है कुह कुह की आवाज़ निकालती है, कुह कुह की बोल निकालती है। ऋतु राजे का आह्वान, और आवाज़ के साथ साथ वो बसंत ऋतु का आह्वान दिलाती है, बसंत ऋतु आ गया है इसका जानकारी दिलाती है, ठीक है। उम्मीद है ये भी लाइन आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ई पारे अशोक गाछ उपारे बकुल, ठीक है। ई पार मतलब एक साइड जो है, एक साइड अशोक का पेड़ की सुंदरता को बताया जा रहा, और दूसरे पार जो है बकुल की, उस पर जो है बकुल की जो सुंदरता है, बकुल का आह्वान है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोके फूल के गंध हवा, छूटे दूर देश, प्राण प्रिय बैसल जहाँ, शुष्क प्लान वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये लाइन कहने का मतलब ये है, लोके फूल के गंध हवा, इसमें क्या है कि अशोक के पेड़ पे बगुला जो सो बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, लोके फूल के गंध हवा, और उस पे जो हवाएं जो चल रही है, उस पे जो हवाएं चल रही है, वातावरण की जो हवाएं चल रही है,
जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका का जो सोच चिंतित है उसको अनुभव करने की कोशिश कर रही है। छूटें दूर देशें और वो हवा एक प्रेमिका स्थान से दूसरे प्रेमिका के स्थान तक जो वो हवा जाती हैं या फिर उनकी चिंतित को व्याख्या करते हैं। प्राण प्रिया बैसल जहाँ, मतलब जो दूसरे देश में जहाँ पे उनकी प्रेमिका बैठी हुई है, जहाँ पे दूसरे जगह पे जिससे प्यार करते हैं वो जो बैठी हुए हैं। शुष्क मलान वैसे, जैसे कि वो शुष्क अवस्था में, जैसे कि वो एक बोला जाए तो ये एक निर्भय अवस्था में, मतलब अपने शालीनता अवस्था में जो सो बैठे हुए हैं, किसी के वियोग की अवस्था में बैठे हुए हैं, उसको जो सो यहाँ पे व्याख्या करने की कोशिश किए हैं। आखिक मधुर दर्शन पिया लोरे डूबल कुल, आज हमर गीतें देसे फूटल संध्या फूल। ठीक है, आँख मधुर जो उनकी प्रेमिका को देखने के लिए ये प्यास हैं। ठीक है, उनकी मधुर आँखें जो है सो प्यास में डूबी हुई हैं। लोरे डूबल कुल, उनकी प्रेमिका दूसरे देशों में, दूसरे देश में मतलब दूसरे स्थान पे बैठे हुए, दूरी पे बैठे हुए हैं, जिसको देखने के लिए उनकी मधुर आँखें जो है प्यास से पूरी उनकी आँखें लबलबा गई है, डबडबा गई है। ठीक है, आज हमारे गीतें दसे फुटल अली कुल, और इस तरह से गीत के माध्यम से अपने जो फूल की जैसा खिलता उनका मनोरम है वो व्याख्या करते हैं। ये कवि जी इनकी व्याख्या करते हैं। तो इस कविता में कवि जो श्रीनिवास पानूरी जी हैं वो एक प्रेमी प्रेमिका के संग जिस तरह से सुंदरता और उनकी चिंतित व्याख्या को किए हैं वो आज हमारे गीतें देशे के माध्यम से किए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के देखिए क्या होगा। पहले पूछा जाएगा ये कि आज हमारे गीतें देशे, आज हमारे गीतें देशे के लिखवैया के लागे। तो आज हमारे गीतें देशे के लिखवैया श्रीनिवास पानूर जी लागे। और आज हमारे गीतें देशे के आज हमारे गीतें देशे बुक के मतलब केकर बुक लिखल है। तो श्रीनिवास पानूरी के जो आखिरी गीत है उनकर अंतर्गत लिखल है। और यहाँ पे फिर तुलना किया जाएगा कि आज हमारे गीतें देशे जो सुगंधित फूल है वो किस पेड़ की मंजर से बोला गया है। तो आम के पेड़ का जो मंजर है उससे, और उस पे बैठ कर के किनके द्वारा आवाज़ निकाली जाती है। तो कोकिल के द्वारा आवाज़ निकाली जाती है, जो कि एक वसंत ऋतु का आह्वान, वसंत ऋतु आ गया है इसका आह्वान दिलाती, याद दिलाती है। ठीक है, और प्रेमी प्रेमिका जो दूसरे दूर बसे स्थानों से वो क्या करते हैं, वो शुष्क अवस्था में हैं, मतलब वो मूर्छित अवस्था में हैं। और उन्हें देखने के लिए यहाँ पे उनकी जो प्रेमिका जो प्रेमी है वो प्रेमिका की आँखों को देखने के लिए यहाँ मधुर आँखें से प्यास से भरी हुई हैं और उनकी आँख जो है डबडबाई भरी हुई है। ठीक है, उम्मीद है इसका कुछ सारांश आप समझ पाए होंगे। चलते हैं दूसरे कविता की ओर। दूसरा कविता कहता है हमर हाथ है माला। देखिए दोस्तों, यदि इस कविता का सारांश आप समझ पाए होंगे, थोड़ा बहुत भी कुछ अर्थ निकाल पा रहे होंगे, जैसा कि हमने पूरे जो खोटा का वर्ड है उसका हिंदी कर दे रहे हैं, तो आप भी इसे कुछ सारांश निकाल सकते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से हर लोग एक अलग अलग तरह से यहाँ पे सारांश निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद जो इसका कर दे रहे हैं, खोटा में जो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं वो सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आज हमर हाथक माला हाथे रहल है, भीड़े कारण पारली नय सामने तोड़ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ कहा गया है ये, जैसे भीड़े का मतलब क्या है, भीड़। ठीक है, भीड़े का मतलब हो गया भीड़, पारली मतलब नहीं पार पा रहे हैं, मतलब जा नहीं पा रहे हैं, सामने, और तोड़ मतलब आपके। ठीक है, यहाँ पे आपके का निर्देश दिया गया है। देखिए, हमर हाथ एक माला हाथे रहल है, मतलब हमारी हाथ की जो सुंदरता है, हमारी हाथ की जो खुशियाँ हैं वो हाथ में ही रह पा रहा है। हमारी हाथ की जो काबिलियत है, ठीक है, हमारी हाथ की जो काबिलियत है वो हाथ में ही रह पा रहा है, हम कहीं पे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। भीड़े कारण पारलीन है, और ये बहुत ज़्यादा आबादी, जैसे बेरोजगारी की आबादी के कारण से जो एवरेज तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, सामने तो जाए न जॉब तक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये सारांश से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है युग युग एक साधे मने देखते देखते उड़ल छने,
डाकल पंखी दूर बने मनुष्य निरूपाय, ठीक है। युग युग एक मतलब पूर्वज की भी जो साधना है वो मन में लेकर के चल रहे हैं, देखते देखते उड़ल छने, और देखते ही देखते जो पूर्वज की सभ्यता और संस्कृति है वो नहीं अब हटने को दिख रहा है, छटने को दिख रहा है। डाकल पंखी दूर बने दूर बने, ठीक है। डाकल पंखी जो पंछी हैं वो दूर दूर से ही आवाज़ दिलाती है। मनुष्य निरूपाय, और मनुष्य जो सो असहाय होते जा रहा है, क्योंकि पूर्वज की जो रीति रिवाज है उसको जगह जगह पे छूटते जा रहा है, वो दूर दूर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके कवि जो है सो व्याख्या करते हैं कि पूर्वज की रीति रिवाज जो है वो दूर दूर तक अब देखने को नहीं मिल रहा है, युग युग की जो बातें हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ठूंठधारी साधक पंखी लोरे छल छल दियो आँखी, ठीक है। ठूंठधारी मतलब एक असहाय पंछी जो है सो ये आह्वान दिलाती, ये गायन के माध्यम से अपना आँखों में लोर भरी आँखें आती है, उनकी जो सो दोनों आँखों में लोर भर आती हैं। ये ठूठ मतलब होता है खाली हाथ, ठीक है। ठूठ मतलब हो गया खाली हाथ, तो खाली हाथ कहा जाए तो उनके असहाय, खाली हाथ मतलब असहाय होना, खाली हाथ में ही पंछी जो सो एक गीत के माध्यम से गाती हैं और उनकी दोनों आँख जो सो लबलब छलक उससे आंसू छलक निकलती हैं। करे इदिक उदिक ताका ताकी, इदिक उदिक मतलब इधर उधर, ठीक है। जब वो असहाय व्यक्ति होता है, एक गरीब व्यक्ति होता है, तो क्या करता है, इधर उधर ताका जाकी करता है, इधर उधर काम के तलाश में होता है। ताका ताकी, इधर उधर ताका ताकी करता है। बुझ आगू बढ़ाता है, ठीक है। बुझ आगू बढ़ाता है हाथे रहल है, ठीक है। जो उनकी आगे बढ़ने की जो सपना है, आगे तैयारी की सपना जो है, ठीक है, आगे बढ़ने की, अमीर बनने की जो सपना है वो उनकी मन में ही रह पाता है, उनके हाथों में ही उनकी रह पाता है, ठीक है। उम्मीद है आप ये भी लाइन, कविता का जो लाइन है वो समझ पाए होंगे। चलते हैं अगला तीसरा कविता जो है, तीसरा कविता के बारे में जानते हैं। देखिए, आखुन पूर्वे गाले लाली, ठीक है। इसमें जो है कवि श्रीनिवास पानूरी जी जो हैं वो सूर्योदय का पहल बेरा यानी सूर्योदय का जो सुबह का टाइम होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। उसी को लेकर के आप उसी को ध्यान में रख करके इस कविता को हिंदी के माध्यम से करने की कोशिश कीजिएगा। इसे आप जो सूर्योदय का टाइम होता है उसी को ध्यान में रख करके इस कविता के लाइन को, सारांश को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एखनपुर में गाले लाली पंखी कंठे गीत, पतय पतय शिशिर बूंदे बूंद, कहे कहे किरण के प्रीत, ठीक है। इसमें अखुन मतलब अभी, ठीक है। पूर्व मतलब पूर्व हो गया, गाले लाली मतलब लाल लाल सा दिखना, पंखी मतलब पंछी, कंठे मतलब अपने कंठ से, पतय पतय मतलब पत्ता पत्ता में, शिशिर मतलब हो गया औंस, ठीक है। जो औंस का बूंद होता है, मतलब जो सूर्योदय के समय, जो शीत ऋतु के समय औंस की बूंद पड़ते हैं, ठीक है। बूंद मतलब हो गया बूंद ही। कहे किरण प्रीत, और ये जो सूर्योदय का किरण है वो प्रीत, उनकी अपने प्रीत के माध्यम से बताता है। तो देखिए इसका हिंदी क्या है, अखुन पूर्व में गाले लाली, अभी के समय जो सूर्योदय होता है वो लाल लाल दिखाई देता है। जब सूर्योदय होता है तो पूर्व की दिशा में लाल लाल दिखाई देता है। पंछी कंठे गीत, ये पंछी जो है अपने कंठ से सुना रही हैं। पतय पतय शिशिर बूंदे, ठीक है। पत्ता पत्ता में जो एक औंस की बूंदें हैं, जैसे घास वगैरह में जो ऊपर की सिरों पे जो औंस की बूंदें दिखाई देती हैं, कहे प्रीत, और उसी के माध्यम से जो वहाँ से चमक निकलती हैं, पेड़ पौधे या जो घास की जो ऊपर जो स्थित होते हैं औंस, उसके माध्यम से एक सूर्योदय का मनमोहक दृश्य का प्रतिबिंब जो निकलती है उसके बारे में यहाँ पे कवि व्याख्या करते हैं। पंछी अपने गीत से, कंठ से गीत गा करके ये सुना रही हैं। फिर अखन हवा निशिक, निशिक मतलब होता है रात, ठीक है। इसको याद कर रख लीजिएगा, निशिक। अखन हवा निशिक गंध मतलब रात का जो सुगंधित हवा है, रात का जो गंध है। आँखिक निशा का भाव, ठीक है, जो आँख का एक नशा का भाव है वो बता रही है। बाघे डरे संभित हिरनी खोजे नुकाय ठाव, ठाव मतलब होता है जगह, ठीक है।
ठाव मतलब हो गया जगह। तो बाघे के डर से, बाघ की डर से जो डरी हुई हिरन है, बाघ की डर से जो हिरन डरी हुई हैं, वो शाम होते ही वो नुकाने के लिए, अपने छिपने के लिए जगह खोज रही हैं। ठीक है, उसके बाद है एखन सांझे भूलल पथिक, सांझ का समय हो गया है और भूलल पथिक मतलब हो गया रास्ता। ठीक है, रास्ता, सांझ के समय जो भूला हुआ रास्ता है उसे कवि याद करते हुए कहते हैं निभवे पुराना रीत, और वो पुराना रीत को, पुराना जो यादत है, पुराना जो रीति रिवाज है उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अखुन तरास देसे, और अखुन तरास देसे, अखुन तरास देसे मतलब जो उनके आसपास की जो सुगंधित हवा के कारण से वो पुराना रीति रिवाज पकड़ पाते हैं, अपना परिचय दे पाएंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ कवि व्याख्या करते हैं। खेच पेचिया सभ्यवास, खेच पेचिया सभ्यवास आदि कवि वाल्मीकि कंठ हैं। ओहे उच्छवास अखुन अखुन दुशासन करु सभे मने शकुनिक जीत। ठीक है, मनवे शकुनिक जीत। देखिए, खेच पेचिया सभ्यवास मतलब इतनी भी जो पीड़ा है, इतनी जो खेच पेच है, पीड़ा है, वो वाल्मीकि जी भी अपने कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से इसको उच्छ्वास करते हैं, अपनी आह की पीड़ा को उच्छ्वास करते हैं, आह की पीड़ा को सुनाते हैं। अखुन दुशासन करु संभय। ठीक है, और अभी के समय में जो सभी दुशासन की नीति को अपनाते हैं, और यहाँ पे मनुष्य की जो शकुनीति है, मनुष्य को जो शकुनी की जैसा नीति है, उसके बारे में यहाँ पे कवि जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है, मानो जो है अब शकुनी की तरह से जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शकुनी के आधार पे। चलिए, उम्मीद है आप ये कविता का भी सारांश समझ पाए होंगे। चलते हैं चौथा कविता जो है, घूर घूर केकरा देखे आयक पागल जैसन तायक। ठीक है, घूर घूर केकरा देखे आयक, घूर घूर का मतलब होता है बार बार। ठीक है, घूर घूर मतलब बार बार, बार बार। ठीक है, बार बार जो सो किसे मेरी आंखें देख रही है, ये प्यार मोहब्बत की दुनिया, ये प्यार मोहब्बत की दुनिया, ये पीड़ा को आह्वान करती हैं। ठीक है, घूर घूर केकरा देखे आयक पागल जैसन तायक, ये जो प्यार मोहब्बत या फिर मोह माया की दुनिया है, उसे हमारी आंखें बार बार देख रही हैं, और ये पागल की भांति, एक निर्दया की भांति, कोई जब उधर से जवाब नहीं आता हो तब वो कहती है कि हम ही हैं, पागल हैं जो दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केकर रूपेक ओला सदा धरती डरे, गिरिमालक शिखर देशे महासागरे तटे। ठीक है, अब बताते हैं, ओला मतलब होता है उजावल करना, और गिरी माला मतलब हो गया पर्वतमाला। ठीक है, अब कहता है ककर रूपेक ओला मतलब किसके उचावत जो पर्वत शिखर का या उचावत से संबंधित किया गया। किनकर उचावत सादा धरती झरे। ठीक है, जो उचावत ऊंची पहाड़ों से, पर्वतों से जो झरना गिरती हैं, वो गिरी मालक शिशिर देश हैं, जो पर्वत शिखर का जो शीर्ष बिंदु है वहाँ से निकलती हैं महासागर के तट, और वो निकल करके महासागर के तट के किनारे में लग जाती हैं। वो जो झरना की पानी होती है वो महासागर के तट के किनारे लग जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फूलक मगन पंखी गावे, और इसे फूल मतलब इसे खुशी होकर के, पुलकित होकर के, उनका मन जो पुलकित मन होकर के पंछी जो है गाती हैं। मदक छवि आयक। ठीक है, मदक छवि मतलब एक भौरों के जैसा गिड़मिड़ाती हुई उनकी छवि को बयां करते हैं। ककर पाने हृदय टाने भरे अमृत काने। ठीक है, और किनका हृदय मन जो है एक अमृत की भांति, एक कहा जाए तो अमृत की भांति मतलब एक निर्दया का जो है उसकी भांति यहाँ पे व्याख्या करते हैं। ठीक है, जो दर्द को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसकी भांति यहाँ पे चर्चा की कवि कर रहे हैं। कौन रूपेक अद्भुत छटा। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत छटा, कौन सा ऐसा अद्भुत छटा है, कौन सा ऐसा अद्भुत घड़ी है।
फुटल नदी बने, जो कि नदी के कौन नदी के किनारे की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। केकर खोजे पागल अलीकुल, केकर खोजे पागल अलीकुल, जो कि नदी के किनारे में लग करके भौरों की भांति उसे आज भी देख रही है, पागलपन की भांति आज भी देख रही है। रसें भीजल पाइक, और वो धीरे धीरे उस तरह से नदी के किनारे लगती हुई पंछी जो है उनकी पंख वो सोच में डूब जाती है, उनकी पंख जो है उनकी सोच में भिगो जाती है। ठीक है, ये कविता का सारांश है। यहाँ पे कवि जो है ये दुख दया को ये बयान करती हैं कि जब एक असहाय व्यक्ति किसी को मदद के लिए बार बार उससे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे मदद मांगने के लिए उससे कृपा करते हैं, तो वह जो है सो उनकी बातों को ना सुन करके अवहेलना करते हैं। और जिस तरह से झरना से पानी गिर करके जो पर्वत की शिखर होती है वहाँ से झरना की पानी गिर करके नदी के तट सागर के किनारे में लग जाती है, उस तरह से वो असहाय व्यक्ति भी अमीर व्यक्तियों से दूर हट करके एक किनारे में लग जाती हैं। ठीक है, ये व्याख्या यहाँ पे कवि जी कहते हैं। अब चलते हैं जो 5वां पाठ है कविता का, उसका मीठा फागुन हवा का बस है। ठीक है, मीठा फागुन हवा का बस है। यहाँ पे फागुन माह को मिठास माह की चर्चा या मिठास माह की संज्ञा श्रीनिवास पानूरी जी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मिठास फागुन हवा का बस है, केकर दही आग लागल, केकर आँखें पानी, केकर घरे चांद हंसे चाल बिना छानी। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि एक माह जो फागुन का माह होता है वो मिठास हवा, जो सुगंधित हवा चलती हैं उसके कारण से जो लहलहाती धूप और लहलहाती जो गर्म हवाएं होती है उससे किन्हीं का देही मतलब जो उनका शरीर है वो जलता हुआ प्रतीत होता है। वो गर्म हवाओं वाले दिन, गर्म धूप जो तपती हुई धूप वाले दिन की यहाँ पे संज्ञा की गई है। केकर आंखें पानी, और वो लहलहाती धूप के कारण से आँख भर आए हैं, आँख आंसुओं से भर आए हैं। केकर घर है चांद हंसे, और इतना भी दुख घड़ी में जो गर्म हवाएं और तेज धूप के कारण कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो चांद हंसे मतलब वो खुशी मना रहे हैं, और चाल बिना छानी, बिना जो खुशियां का वो खुशी मना रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किए हैं। धानेक बदल मर्रा फुटल, कौन चासक चासे, मीठा फागुन हवा के बसे, ककर हाथे फूलक माला हाथे सुखल भय। ठीक है, धानेक बदल, ठीक है, बिना घनघोर बादल के, बिना यहाँ पे जो बिना बादल के यहाँ पे संभावना किया गया है जो गर्म हवाएं चलती है उससे संबंधित मीठा फागुन हवा के बस हैं, और वो एक मीठा हवा की संज्ञा देते हैं कि वो यदि उस समय मीठा हवा चलती, बादल छाया होता तो एक मीठा हवा चलती। केकर हाथे फूले माला हाथें सुखल भाई। ठीक है, किनकी हाथों में या फिर किनकी मन में, किनकी यादों में एक खुशियां का पल जो है वो बयां को नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ में ही सुख जाती है, उनके हाथ में ही वो सपना रह जाती है। ठीक है, वो अपने चीज़ों को व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जतने सजवल पूजा थारी, डूबे छुवल नाय, दबे छुवल नाय। ठीक है, बनल केकर आँखिक पानी, लोल गोल शिशिर घासे, मीठा फागुन हवा के बसे। जतने सजावल पूजा थाली, आप यदि किसी को एक बहुत ज़्यादा सुगंधित, जिसको जितना अच्छे मानिएगा वो उतना ही भाव प्रकट करेंगे, अपने आप में भाव प्रकट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जितना ही आप सुंदरता दिखेंगे या फिर आप जितना ही भाववान व्यक्ति दिखेंगे, वो भाववान व्यक्ति जो है दूसरे गरीब असहाय लोग को अपने समीप नहीं आने देता है। बनल ककर आँखिक पानी, लोल गोल शिशिर घासे। ठीक है, और इस तरह से जिस तरह से बताया जाता है, शिशिर मतलब जो औंस होता है, घास की जो ऊपरी बिंदु में जो औंस होती है शीत ऋतु के समय जैसे पानी भरी हुई होती है घासों में, उसके आकार एक गोलाकार होती है कि आप थोड़ी सी झाड़ के कारण से, थोड़ी सी टक्कर के कारण से आप उसे विनाश कर सकते हैं, और अभी जो है
किसी को छूने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मीठा फागुन हवा का बसे, और ये फागुन का माह का जो है एक जो गर्मीली हवा है, गर्मीली हवा के बारे में यहाँ पे कवि व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 1 से लेकर के 5 कविता को आज हमने इस वीडियो में लेखक का परिचय सहित, जो आखिरी गीत है उसका लेखक परिचय सहित हम लोग इसका कवर किए हैं। और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप बुक के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, इसमें क्या है कि सिर्फ ये पूछा जाएगा, जैसे ये आज जो हम लोग पढ़े हैं वो मीठा फागुन हवा का बस है, ये बोलेगा कि मीठा फागुन हवा का बस है कौने लेखक के पाठ लागे। ठीक है, तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के है। फिर ये बोलेगा ये पाठ कौने बुके का लागे। ठीक है, तो आखिर गीत जो बुक है उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, और जो भी आप नए होंगे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो खोटा सिलेबस है, जैसे सीजीएल से लेकर के आगे जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, टीचर के एग्जाम से लेकर के, और उत्पाद सिपाही का जो बहाली आ गई है उसका भी कवर सिलेबस जो है सो कवर इस चैनल के माध्यम से, झारखंड IQ चैनल है उसके माध्यम से कवर कर दिया जाएगा। और आप नए नए दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे और ताकि उन्हें भी मदद मिल पाए। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलेंगे हम लोग पार्ट नंबर 6 से लेकर के पार्ट नंबर 10 तक। ठीक है, अगला वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा जो पार्ट नंबर 6 से 10 तक। और आप इस वीडियो को देखे होंगे जहां हमने हिंदी बताने की कोशिश की है, वो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ऐसा रिपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।